बच्चों नमस्कार। सामाजिक विज्ञान जिसके बहुविकल्पीय प्रश्न पहले पाठ के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक पहला पाठ है, उसी के पहले पाठ के ही पहले अध्याय के ही मैं बहुविकल्पीय लेकर के आया हूँ। पूरे के पूरे पाठ के मैं बहुविकल्पीय हिस्ट्री का चैप्टर है और मैं आपको बता दूं टेक्स्ट बुक पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सीधा सीधा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दूंगा जो आपकी पुस्तक में हैं और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बने हुए हैं। ओके, तो आज के लिए पहला वीडियो है, फर्स्ट सेशन है आज का सामाजिक विज्ञान का। एनसीईआरटी की है 2021 में, जो छूटा है मैं उसे छोड़ दूंगा, यानी 30% जो कम हुआ है वो बिल्कुल भी आपको मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप टाइम क्यों वेस्ट करेंगे भाई। पहला प्रश्न देर ना करते हुए, आज के इस टॉपिक में ये 3 पार्ट्स में वीडियो है, आपको तीनों अलग अलग पार्ट मिलेंगे। पहले में अतिलघु उत्तरीय बहुविकल्पी, दूसरे में लघु उत्तरीय और तीसरे में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के पड़ा हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए सबकी पीडीएफ मिलती चली जाएंगी, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देते चले जाएंगे और आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, नोट करिए। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी? ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा आदमी था जिसने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी थी। तो एक का गा सही हो जाता है। दूसरा प्रश्न आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न जरूर आता है और मैं आपको बता दूं आपके पेपर के प्रारूप में का खा 2 खंडों में आपका पेपर आता है। तो का खंड से आपके 6 प्रश्न, ठीक है, और का खंड से आपके 6 प्रश्न, यानी कुल मिला के 12 बहुविकल्पीय आते हैं। तो ये 12 नंबर आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये 12 नंबर बहुविकल्पीय के आते हैं, तो बहुविकल्पीय मत छोड़िए। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसे फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसको कहते हैं? तो ये हैं रूसो। खा इसका आंसर सही हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक उपबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, उपबंध, सामाजिक उपबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बुक किसने लिखी थी, पुस्तक किसने लिखी थी? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक उपबंध, यह पुस्तक लिखी थी। का आंसर इसका सही है रूसो ने। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक किसकी है? रूसो की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसकी है? रूसो की है। मूल नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदी नाम सामाजिक उपबंध है। पुस्तक एक ही है, नाम 2 भाषाओं में है, लेकिन लेखक कौन है? रूसो है। चाहे आपसे पूछ ले सामाजिक उपबंध तो रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो रूसो। ठीक, चौथा प्रश्न, विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? विश्वकोश कहो चाहे एनसाइक्लोपीडिया कहो, तो इसकी रचना किसने की थी? 4 का आंसर है गा दिदरो। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया में डी आता है, डी से दिदरो बनाइए। ठीक है, विश्वकोश, दिदरो, विश्वकोश, दिदरो में रा है, इसी डिजाइन का शा भी होता है, तो विश्वकोश, दिदरो मतलब विश्वकोश। एनसाइक्लोपीडिया किसने लिखी? ये ग्रंथ किसने लिखा? तो दिदरो ने। 1789 आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? दमदार क्वेश्चन है, 5वें का। लुई 14वें का शासन, लुई 16वें का। ओके, लुई 16वां, इसको हम लुई 16वां भी लिखा हो सकता है। ठीक है, और ये लुई 16th लिखा है, लुई 16th। और ऐसा ही देखिए 14th लिखा, आई वी और वी आई में कंफ्यूज मत होइए, वी आई मीन्स 6 होता है तो जानते हैं सभी। तो लुई 16वां याद रखिए। 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वें का शासन था, और लुई 16वें जो था वो बिल्कुल निरंकुश शासन करता था, बिल्कुल आलसी था, अयोग्य था, बिल्कुल बेकार एक शासक था जो जनता पर भार बना हुआ था और वो समझता था कि राज्य मेरे ऊपर भार है। ठीक है,
चलिए, तो 1789 में फ्रांस की जब क्रांति हुई तो समय लुई 16वें का था। छठा क्वेश्चन है, क्रांति के दौरान जन कल्याण के लिए सबसे अधिक काम किस समय हुआ था? जन कल्याण के लिए सर्वाधिक काम किस समय हुआ था? तो आतंक राज्य, ठीक है। क्रांति के दौरान जन कल्याण के लिए सबसे अधिक काम किस समय हुआ? तो पहली बात तो भैया इसके ऑप्शन है गलत, तो ये क्वेश्चन ही आप हटा दीजिए। मैं इस क्वेश्चन को नहीं ले रहा हूं क्योंकि इसमें आंसर और है और क्वेश्चन और है। चलो सातवां देख लो, छठा हटा दो भाई। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? अब जो ये फ्रांस की क्रांति आपकी पहली क्रांति, पहले पार्ट का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में पहला चैप्टर आपका फ्रांस की क्रांति, पहला पॉइंट यही बनता है। तो फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सातवां क्वेश्चन है, इसका गा आंसर सही है, मध्यम वर्ग। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किसकी थी? मध्यम वर्ग की थी, ठीक है, मध्यम वर्ग। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना, यानी फ्रांस का जो बैंक था। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की थी? मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की थी? डायरेक्टरी सभा ने की थी, ठीक है। डायरेक्टरी सभा ने, सॉरी 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 सॉरी, देखिए ये है संविधान सभा। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की थी? संविधान सभा ने की थी। हाँ, आंसर इसका सही है। ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ था? ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ था? तो 10 का घ आंसर सही है। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। कब? 1866 ईस्वी में। प्रशा का राष्ट्र ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ था? इसका युद्ध विराम भी हुआ था, उसके लिए एक संधि हुई थी। संधि मतलब समझौता हुआ था। तो प्रशा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ था? वियना की संधि जब हुई थी तो प्रशा और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध विराम हो गया था। चलिए, अच्छा एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और एक बार शेयर कीजिए सभी लोग, ताकि ढेर सारे बच्चे जुड़ें और समझें इसको। इसके बाद हम अतिलघुत्तरी इसी क्रम में दे रहे हैं। बहुविकल्पी के बाद इसी वीडियो में अतिलघुत्तरी का काम होगा और इसके बाद आपका आएगा अगला वीडियो जो मिलेगा आपको अगले दिन, तो वो आपका हो जाएगा काहे का? लघुत्तरी का। फिर अगला वीडियो दीर्घोत्तरी का, ठीक। फ्रांस और प्रशा का युद्ध कब हुआ था? फ्रांस और प्रशा का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रशा का युद्ध हुआ था। 12 का ख आंसर बिल्कुल सही है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। देख लेते हैं, 1789 बिल्कुल राइट आंसर नहीं है, ठीक है। 1789 आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगा फ्रांस की क्रांति में, लेकिन ये शुरुआती दौर था जब लुई 14वें शासनकाल लुई 14वें का था, तब 1789 था। इसलिए मैंने आपको बताया 1789, कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रांस की क्रांति पूछ रहा है तो फ्रांस की क्रांति जब स्टार्ट हुई थी तो वो वाली हम बात बताएंगे। 1789 ही है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, 1789 ही सही है, ठीक है। आपको मैं बिल्कुल क्लियर करने के लिए लपेट रहा था, तो इसलिए आपको क्लियर हो गया फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो 13 का घ आंसर सही है, 1789, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। लुई 14वें का शासनकाल था और उसी के बाद लुई 16वें का शासनकाल था। तो 1789 में ही लुई 14वें के बाद शासनकाल 16वें का आया था और तभी क्या हो गया था? फ्रांस की क्रांति हो गई थी। प्रथम स्टेट, वाह, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रथम स्टेट में कौन रहते थे? कुलीन, पादरी, दास या कृषक? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पादरी, ठीक है। पादरी लोग कहाँ रहते थे? फर्स्ट स्टेट यानी प्रथम स्टेट में रहते थे। 2 भागों में फ्रांस विभाजित था, ठीक है।
फ्रांस दो भागों में विभाजित था, एक तो प्रथम स्टेट और दूसरा एक वर्ग उनका निम्न वर्ग होता था। तो ये खा आंसर है। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? 15 नंबर आपका क्वेश्चन है और इसका घा आंसर है अधिकार विभाजन। अधिकार विभाजन, अधिकार विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मॉन्टेस्क्यू ने। ओके। क्रांति के बाद नाप तौल की कौन सी प्रणाली लागू की गई? अच्छा, ये जब फ्रांस में क्रांति हुई उससे पहले क्या था? हर जगह यार अलग अलग सिक्के चलते थे। यहाँ इस जगह कोई और नोट चलता तो वहाँ उस जगह कोई और नोट चलता है। यहाँ पे नाप तौल की कुछ और इकाई है, वहाँ पे नाप तौल की कुछ और इकाई है। तो फ्रांस में ये सब चलता था, लेकिन क्रांति के बाद की बात की जा रही है। नाप तौल की एक नई प्रणाली विकसित की गई थी। तो वो नई प्रणाली क्या थी? 16वां क्वेश्चन है आपका, का आंसर है मेट्रिक प्रणाली चालू हुई थी। जल्दी जल्दी करते हैं। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर 1862 ईस्वी में बना था। कब? 1862 ईस्वी में जो बिस्मार्क है आपका, वो जर्मनी का चांसलर बना था। आइडियाज ऑन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आइडियाज ऑन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक की रचना किसने और कब की थी? कब और किसने की थी? तो 1784 ईस्वी में जी सी हर्डर यानी जी सी हर्डर एक थे जिन्होंने 1784 ईस्वी में आइडियाज ऑन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक लिखी थी। फ्रेडरिक हीगल कौन थे? फ्रेडरिक हीगल कौन थे? तो ये जर्मन दार्शनिक थे। 1848 ईस्वी के फ्रैंकफर्ट सभा में संयुक्त जर्मनी का ताज किसे प्राप्त हुआ था? 1848 ईस्वी के फ्रैंकफर्ट सभा में संयुक्त जर्मनी का ताज किसे प्राप्त हुआ था? 20 का आंसर आपका प्रशा के शासक को प्राप्त हुआ था। 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट सभा में संयुक्त जर्मनी का ताज प्रशा के शासक को प्राप्त हुआ था। किसे? प्रशा के शासक को प्राप्त हुआ था। ठीक है, समझ गए आप? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, टैली क्या थी? एक चीज टैली थी। टैली क्या थी? तो टैली जो थी वो आपकी भूमि कर था। टैली नामक एक जो जमीन पर टैक्स लिया जाता था वो था टैली। चलो, टाइथ क्या था? ये भी एक प्रकार का कर था, लेकिन कैसा कर था? टाइथ क्या था? कर था। 22वां क्वेश्चन है और इसका आंसर है घा। उपज कर था टाइथ। उपज कर मतलब जो किसान की उपज होती थी खेतों में, उस पर टाइथ लगता था। टाइथ माने टैक्स लगता था उस उपज पे, उस उत्पादन पे। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक, ये देखो पुस्तकों के नाम आप ज्यादा ध्यान रखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अंक आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है गांव, इसका आंसर है। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू जो थे उन्होंने लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉ। मॉन्टेस्क्यू। द्वितीय स्टेट किसे कहते थे? ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय द्वितीय स्टेट किसको कहते थे? तो द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग को कहते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग और प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग। सामंतवाद का अंत कब हुआ था? सामंतवाद का अंत 4 अगस्त 1789 ईस्वी को हो गया था। 4 अगस्त 1789 ईस्वी को सामंतवाद का अंत हो गया था। 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक कौन बना? 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक विक्टर इमैनुएल सेकंड बना। सेकंड याद रखना, विक्टर इमैनुएल सेकंड बना था 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक। ओके। 27 नंबर प्रश्न है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो ये 1871 ईस्वी में। इटली को रोम किस युद्ध के बाद मिला? इटली को रोम किस युद्ध के बाद मिला?
ठीक, तो इसका आंसर है गा। फ्रांस और प्रशा के युद्ध के बाद इटली को रोम मिला था। चलो, गैरीबाल्डी कहाँ का निवासी था? गैरीबाल्डी सार्डिनिया का निवासी था। गैरीबाल्डी में डी है तो सार्डिनिया में डी है, ऐसे याद कर लेना। गैरीबाल्डी सार्डिनिया का निवासी था। नेशनल नेपुल्स और सिसिली को गैरीबाल्डी ने किसे दिया? नेपुल्स और सिसिली को गैरीबाल्डी ने किसे दिया? खा आंसर इसका है विक्टर इमैनुअल। नेपुल्स और सिसिली को गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को दिया। कावूर की मृत्यु कब हुई? कावूर की मृत्यु कब हुई? 1861 में कावूर की मृत्यु हो गई थी। जर्मनी के एकीकरण के बाद चांसलर कौन बना? जर्मनी के एकीकरण के बाद चांसलर बिस्मार्क बना था। जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो वहां का चांसलर बिस्मार्क हो गया था। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण सन 1871 में पूरा हुआ था। कब? 1871 में। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना मेजिनी ने की थी। यंग इटली सोसाइटी मतलब मेजिनी। इटली के एकीकरण से पूर्व दक्षिणी इटली पर किसका प्रभुत्व था, किसका अधिकार था? तो वो है पोप। इटली के एकीकरण से पहले दक्षिणी इटली पर पोप का अधिकार था। ओके। कावूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री कब बना था? एक कावूर नामक व्यक्ति था जो सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना था। वही पूछ रहे हैं कब बना था। 36 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर खा है। 1858 ईस्वी में कावूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना था। जुरिच की संधि, जुरिच की संधि कब हुई थी? सन याद रखिए, जुरिच की संधि 1859 1859 में जुरिच की संधि हुई थी। ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया का युद्ध कब हुआ था? ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया का युद्ध अप्रैल 1859 में हुआ था और तभी जुरिच की संधि हुई थी। ठीक है, ये चीजें याद रखना। गेस्टीन के समझौते के द्वारा क्या निर्णय लिया गया था? गेस्टीन के समझौते के द्वारा शेल्सविग पर प्रशा का और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हुआ। गेस्टीन के समझौते के द्वारा निर्णय लिया गया सेल्सविग पर प्रशा और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार। समझ गए आप? मतलब सेल्सविग पर प्रशा का अधिकार और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। ठीक है, ये इसका और ये इसका। समझ गए? 40 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण फ्रांस और प्रशा के युद्ध के द्वारा पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता और न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इस नारी रूपक का नाम क्या था? इस नारी रूपक का क्या नाम था? मारियान। ठीक है, मारियान। जूसेप मैत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए किस गुप्त संगठन का निर्माण किया था? ठीक है, तो ये गा है यंग इटली। जूसेप मैत्सिनी ने यंग इटली का निर्माण किया था, गुप्त संगठन का निर्माण किया था। ठीक है, जर्मन का राष्ट्र रूपक क्या है? मारियान होगा, है ना? 43 अभी पढ़ चुके हैं। नहीं, 43 का आंसर ये नहीं है। रूपक तो उसमें बात की गई थी, लेकिन मारियान की। ठीक, देखो इसमें रूपक की फिर से दिखा देते हैं। एक रूपक का, ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो रूपक था वो मारियान था। अब देखो ये क्या है, ये जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो 43 का आंसर आपका है खा, जर्मेनिया। इस आंदोलन ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। ठीक, ये रूमानीवादी, ठीक है, रूमानीवादी आंदोलन ने
तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। जाल वेराइन किसका संघ था? जाल वेराइन शुल्क संघ था। ठीक है, जाल वेराइन क्या है? शुल्क संघ था। जाल वेराइन द्वारा किए गए मुख्य कार्य क्या थे? जाल वेराइन द्वारा किए गए मुख्य कार्य क्या थे? उपयुक्त सभी कार्य थे। संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, मुद्राओं की संख्या 2 कर दी जो उससे पहले 30 थी, रेलवे के जाल के विस्तार से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिला। मतलब क्या है, जालवेराइन द्वारा किए गए मुख्य कार्य क्या थे? मतलब जालवेराइन संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, मुद्राओं की संख्या 2 कर दी और उससे पहले 30 मुद्राएं थी, रेलवे के जाल के विस्तार से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिला। ठीक, ये काम किए। 47 है, नेपोलियन को किन देशों ने मिलकर हराया था? तो उपयुक्त सभी देशों ने, ब्रिटेन, रूस और प्रसा, ऑस्ट्रिया, इन सभी ने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया था। वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना संधि उन कई सारे बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। ये क्या था? वियना संधि का मुख्य उद्देश्य था जो कई सारे बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। कल्पनादर्श का शाब्दिक अर्थ क्या है? कल्पनादर्श का शाब्दिक अर्थ बताना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 49 नंबर है। कल्पनादर्श काल्पनिक समाज जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसी को कहते हैं कल्पना दर्श। ठीक है, काल्पनिक समाज, कल्पना माने काल्पनिक, आदर्श समाज जिसका साकार नहीं हो सकता वो। फिर देखिए अगला प्रश्न है, वियना की संधि कब हुई? वियना की संधि कब हुई थी? तो ये 1815 ईस्वी में वियना की संधि हुई थी। 51 नंबर प्रश्न है, दार्शनिक अंश रेनन किस देश का निवासी था? अंश रेनन के बारे में हम आपको लघुत्तरीय प्रश्नों में बताएंगे विस्तार से। तो दार्शनिक अंश रेनन किस देश का निवासी था? तो ये आपका आंसर इसका हो जाता है फ्रांस। अंश रेनन फ्रांस का निवासी था। ठीक, और अंतिम प्रश्न है आपका, अंतिम प्रश्न, ठीक है, अंतिम प्रश्न आपका क्या है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था? तो गा इसका आंसर हो जाता है 1707 ईस्वी में। चलिए अब लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं इसी श्रृंखला में। चलिए बच्चों, अब अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। इन सब की पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करना होगा, वरना हम आपको कैसे देंगे पीडीएफ? ठीक है, व्हाट्सएप पे भी चैट करके मांग सकते हो। प्रश्न नंबर 1 है आपका, नोट करते रहो यार कॉपी में, जिससे आपकी राइटिंग सुधर जाएगी। आप कहते हैं कैसे अच्छे अंक पाएंगे? सामाजिक विज्ञान में अच्छे अंक पाने के लिए राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही आंसर अच्छे होने चाहिए, लिखने का ढंग अच्छा होना चाहिए, तरीके बढ़िया होने चाहिए। मैं तरीके बता दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ था? यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ था? 1707 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। बस इतना लिख देना है। एक लाइन का तो आंसर 2 लाइन का होगा आपका अति लघुत्तरी, 2 अंकों का मिलेगा एक आंसर। ठीक है, और आपके प्रश्न कितने आने हैं मैं वो भी बता देता हूँ। जो अति लघुत्तरीय होते हैं वो 3 प्रश्न आते हैं 6 अंकों के। ठीक है, 3 प्रश्न आते हैं आपके 6 अंकों के होते हैं, 6 अंकों के बहुविकल्पीय। अर्नस्ट रेनन कौन था? उसने राष्ट्र की व्याख्या कैसे की? तो मैं आपको बता दूं, अर्नस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक। 1 नंबर में पूछा जा सकता कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था, या कहाँ का निवासी था? फ्रांस का था। 1882 ईस्वी में सोर्बोन विश्वविद्यालय में एक लेक्चर उसने दिया था, एक भाषण दिया था, एक व्याख्यान दिया था। कहाँ? सोर्बोन विश्वविद्यालय, सोर्बोन यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान में राष्ट्र के सही अर्थ को स्पष्ट किया था। किसने?
अर्न्स्ट रेनन ने कि राष्ट्र क्या क्या स्पष्ट किया कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, जिसमें गौरवशाली अतीत, महान पुरुषों के नाम और योगदान शामिल होता है। अतः ये वो सामाजिक पूंजी है जो एक राष्ट्रीय विचार पर आधारित होता है। इस प्रकार एक राष्ट्र एक बड़ी व्यापक एकता है जिसका अस्तित्व जनमत संग्रह पर निर्भर होता है। यानी उसने कहा था कि राष्ट्र वही है जो जनमत से हो। तो आजकल जनमत है ना, जनमत से ही हम लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनते हैं। महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज उठाने वाली महिला कौन थी? इसका आंसर आप दीजिए। तो महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज उठाने वाली महिला थी लुइज ऑटो पीटर्स। कौन थी? लुइजे ऑटो पीटर्स। लुइजे ऑटो पीटर्स कौन थी? लुइजे ऑटो पीटर्स थी, जिन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज उठाई, लड़ाई झगड़े की। लुइजे ऑटो पीटर्स वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी, कार्यकर्त्री थी, यहां पे लिखना चाहिए था कार्य, ठीक है, कार्यकर्त्री ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, कार्यकर्त्री थी, कार्यकर्ता थोड़ी थी, जिसने महिलाओं की पत्रिका और बाद में नारीवादी नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी। चलिए, मेनर किसे कहते हैं? मेनर किसे कहते हैं? भूमि का वह टुकड़ा मेनर कहलाता है जो सामंती व्यवस्था में भूस्वामियों के अधीन होता था, जिस पर सामंत के घर, किला और खेत के साथ साथ सर्फ और भूमिहीन किसान भी रहते थे। ठीक है, मैनर वो जमीन का टुकड़ा होता था। मैनर, मैनर क्या था बच्चों? मैनर क्या था, इस बात को समझिए कि मैनर क्या था। तो मैनर जब सामंती व्यवस्था चलती थी, अब आप पूछेंगे सामंती व्यवस्था क्या है, तो मैं वो भी बताऊं। सामंती व्यवस्था वो थी, राजा कुछ सामंत रखते थे। सामंत 4 गांव 10 गांव के मुखिया होते थे। वो लोग सब कुछ वसूलते थे, टैक्स वगैरह, और ला करके राजा को देते थे, और बड़ा भाग अपना खुद भी रखते थे। वे सामंत होते थे। सामंत जमींदार कह लीजिए एक प्रकार से होते थे। तो सामंती व्यवस्था में मैनर क्या होता था कि भूस्वामियों के अधीन होता था। जो भी जमीन का मालिक होता था तो वो मैनर उसके अधीन होता था। उस पर सामंत के घर के, सामंत का घर भी बना होता था। किला और खेत के साथ साथ सर्फ और भूमिहीन किसान भी रहते थे। ठीक है, किला और खेत भी बना होता था उसी टुकड़े पर। उसी में फार्म हाउस एक प्रकार से आप कह लीजिए। अब देखिए, कार्टर प्रणाली से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज हाउ, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट कार्टर सिस्टम? आप क्या समझते हैं कार्टर सिस्टम से? कार्टर प्रणाली या कार्टर सिस्टम विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला समझौता था। क्या था? विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला समझौता था कार्टर प्रणाली, जिसका नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य पारस्परिक आर्थिक हितों की रक्षा करना एवं उन्हें प्रोत्साहन देना था। समझ गए? कार्टर क्या था? कार्टर क्या था? मतलब विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला एक समझौता होता था कार्टर। ठीक है, कार्टर सिस्टम, कार्टर प्रणाली क्या थी? विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाली एक समझौता था, जिसका उद्देश्य, जिसका लक्ष्य क्या था? पारस्परिक आर्थिक हितों की रक्षा करना। आर्थिक हित मतलब पैसे वैसे की बातों की रक्षा करना, किसी का नुकसान न हो और इनको प्रोत्साहन देना। फ्रेडरिक सारियू, अभी हमने बताया था, फ्रेडरिक सारियू एक था, एक व्यक्ति था जिसने एक चित्र बनाया था, एक चित्रकार था। ठीक है, तो वही पूछ रहे हैं फ्रेडरिक सारियू के चित्रों में किस भावना की अभिव्यक्ति की गई। मैं लघुत्तरी में बताऊंगा फ्रेडरिक सारियू के बारे में। 1848 ईस्वी में फ्रांस के फ्रेडरिक सारियू ने 4 मित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इन चित्रों के माध्यम से, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, 4 पिक्चर्स थी। तो उसमें एक श्रृंखला मतलब एक जंजीर बनाई, एक लाइन से 4 चित्र बनाए थे उसने।
इन चित्रों के माध्यम से विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों की कल्पना की गई थी। मतलब उस चित्र में इसने ये दर्शाया था कि विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक सामाजिक गणराज्य कैसे होने चाहिए। इन चित्रों में स्वतंत्रता की प्रतिमा थी, यानी स्वतंत्रता देवी वो जो खड़ी होती हैं मशाल लेकर के हाथ में, और उसी प्रतिमा की वंदना सभी वर्ग के स्त्री पुरुषों को करते हुए दिखाया गया था। मतलब जो फ्रेडरिक सारियू था, इसने एक चित्र ऐसा बनाया था जहां पर एक प्रतिमा, एक देवी की मूर्ति बनाई थी। वो उस मूर्ति की सभी राष्ट्र, सभी देशों के व्यक्ति, नर नारी, छोटे बच्चे, सभी उम्र के व्यक्ति आकर के उसकी वंदना कर रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्य स्थापित हों, इसलिए वो चित्र काल्पनिक चित्र था, एक फ्रेडरिक सारियू ने बनाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूलिएगा नहीं, उदारवाद। उदारवाद लैटिन भाषा शब्द के लाइबर या लिबर पर आधारित है। ठीक है, उदारवाद लिबर, जिससे लिबर्टी बना, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। ठीक है, लिबर, उदारवाद कहो चाहे लिबर कहो, चाहे लिबर्टी कहो, चाहे स्वतंत्रता कहो, एक ही बात है। तो उदारवाद माने जहां पे सब उदार हों, यानी कि हो जाए क्या, स्वतंत्रता, आजादी मिल जाए। अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता एवं कानून के समक्ष सबको समानता, यही था आपका उदारवाद। ठीक है, चलो 18वीं शताब्दी में रूमानीवाद किस प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था? स्पष्ट कीजिए। तो रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानीवाद क्या था? 18वीं शताब्दी में अब पूछेगा आपसे, एक नंबर में बहुविकल्प में पूछ लेगा कि रूमानीवाद किस प्रकार की रूमानीवाद कब था, किस सदी में था, किस शताब्दी में था? तो 18वीं में। तो रूमानीवाद किस प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, वही स्पष्ट करना है आपको। तो रूमानीवाद क्या चाहता था? एक ऐसा सांस्कृतिक कल्चरल आंदोलन था, ठीक है, सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। क्या काहे का? राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। राष्ट्रीय भावना का विकास कौन? रूमानीवाद करना चाहता था। उनका प्रयास था कि साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। ठीक है, वे चाहते थे सामूहिक विरासत हो, यहाँ पे कोई अमीर गरीब न हो, कोई भी व्यक्ति किसी पर शोषण ना करे, किसी को परेशान ना करे, एक सामूहिक विरासत हो, सांस्कृतिक अतीत, जो संस्कृति हमारी कल्चर सभ्यता चली गई, उसी को राष्ट्र का आधार बनाया जाए, ऐसा रूमानीवाद का लक्ष्य था। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कौन कौन से कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कौन कौन से कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी? तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, देखिए 3 पॉइंटों में लिखिए आप। एक, नया फ्रांसीसी झंडा चुना। ठीक है, नया फ्रांसीसी झंडा चुना। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। नई स्थितियों की रचना की गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया। और यही अर्नस्ट रेनन ने कहा था कि शहीदों का गुणगान किया जाए, महापुरुषों का नाम लिया जाए, तो एक राष्ट्र अच्छा राष्ट्र होता है। अर्नस्ट रेनन ने पहले कहा था। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कदम यही उठाया था। एक तो अपना झंडा चुन लिया था, दूसरा स्टेट जनरल का नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया था, नई स्थितियों की रचना की थी, शपथ ली गई थी, शहीदों का गुणगान किया गया था, ये सब चीजें बनाई गई थी। चलिए प्रश्न 10 है, रक्त और लोहे की नीति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पक्का मान लो 2021 में। हाँ, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं भैया। रक्त और लोहे की नीति से आप क्या समझते हैं? बिस्मार्क ने प्रशा की संसद की अवहेलना करते हुए जर्मनी के एकीकरण हेतु रक्त और लोहे की नीति अपनाई। बिस्मार्क की शक्ति में अटूट आस्था थी, अतः उसने सैन्य शक्ति पर विश्वास करके रक्त एवं लौह नीति का अनुसरण करते हुए
जर्मनी का एकीकरण किया था। अगला प्रश्न है 1815 ईस्वी के वियना संधि में नेपोलियन के किस निर्णय को नहीं बदला गया था? 1815 ईस्वी के वियना संधि के द्वारा नेपोलियन के सभी परिवर्तनों को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे नहीं बदला गया था। 1815 के वियना संधि के द्वारा नेपोलियन के सभी परिवर्तनों को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन नेपोलियन ने 39 राज्यों जो जर्मन महासंघ में स्थापित किया था उसे नहीं बदला था। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा नेपोलियन ने के किस निर्णय को नहीं बदला गया था, तो नेपोलियन के 39 राज्यों का जो जर्मन संघ में स्थापित हुए थे उनको नहीं बदला गया था। इतना बात आपको लिखनी है। जॉल वेराइन क्या था? अभी एक बहुविकल्पी माया था, और इसकी स्थापना क्यों हुई? तो जॉल वेराइन एक क्या था? एक शुल्क संघ था, एक फी ऑर्गेनाइजेशन था, फीस वसूलते थे, जिसकी स्थापना 1834 में हुई थी। तो जॉल वेराइन की स्थापना कब हुई थी? 1834 में हुई थी, प्रशा की पहल पर की गई थी। जॉल वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांधना था। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत बनाया था। यही था आपका जॉल वेराइन। ठीक है, जॉल वेराइन यही था। चलिए अगला प्रश्न, 1815 ईस्वी में कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था? 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। कौन कौन हराया था? कौन कौन हराया था 1815 में? ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ये सब यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर के नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित कर दिया था। जर्मन पंचांग को कब और किसने बनाया? 1798 ईस्वी में पत्रकार एंड्रियास रेबमान ने क्या बनाया? जर्मन पंचांग बनाया या तिथि क्रम का मुख पृष्ठ बनाया। ठीक है, उसको डिजाइन किया था किसने? एंड्रियास रेबमान ने। कब? 1798 में। ठीक है, 1798 में 1798। ठीक है, 7, 8, 9 एक ही में है, देख लीजिए। फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया? समझ लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया। तो फ्रांसीसी क्रांति से 1789 ईस्वी में राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन के बाद प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। तो आपको पूरा प्रश्न नहीं लिखना है, आप लिखिए, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे आप? तो आप लिखेंगे फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया। तो बस आपको इतना लिख देना है। यह प्रश्न पूछ रहा है कि संवैधानिक क्षेत्र में, राजनीतिक और संवैधानिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया। तो राजनीतिक परिवर्तन के बाद क्या हुआ? प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई, यही आंसर है। जर्मन दार्शनिक चौहान गॉटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने किस तरह का दावा किया? जर्मन दार्शनिक चौहान गॉटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने किस तरह का दावा किया? तो जर्मन दार्शनिक चौहान गॉटफ्रीड के द्वारा दावा किया गया कि राष्ट्र सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य, लोक नृत्यों में प्रकट होती है। लोक संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों को एकत्र करना राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक था। आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वो किस बात का प्रतीक था? तो जर्मन का जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक थी।
चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। जर्मन बलूत काहे का प्रतीक है? तो वीरता का। ठीक है, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक थी। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। ब्रितानी राष्ट्र 1801 ईस्वी में एक नए ब्रितानी राष्ट्र के निर्माण के बाद क्या कदम उठाए गए? ब्रितानी राष्ट्र के निर्माण के बाद कदम क्या उठाए गए? तो पहला, संस्कृति का आंग्ल संस्कृति यानी अंग्रेजी संस्कृति का, अंग्रेजी कल्चर का प्रचार प्रसार किया गया। दूसरा कदम यह था कि नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रगान गॉड सेव अवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा मिला। गॉड सेव अवर नोबल किंग, हे राजा हमारे नोबल किंग को, आदर्श राजा को सेव सुरक्षित रखो, इसको खूब बढ़ावा मिला था। ये राष्ट्रगान था उनका। पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह गए थे। ठीक है, अंतिम प्रश्न आपका इस वीडियो का बचा है, इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। अंतिम प्रश्न ये कह रहा कि बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव के कारण क्या थे, या बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव के कारण लिखिए। तो रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। ये कारण था एक। राष्ट्रवादी तनाव जब बाल्कन क्षेत्र में हुआ तो क्या कारण था? पहला कारण क्या था? रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि इस क्षेत्र में सर्वस्लाव आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, जिसे ऑस्ट्रिया दबाना चाहता था और रूस इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहा था, जिससे दोनों में तनाव बढ़ गए थे। ठीक है, तो एक तो सर्वस्लाव आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ऑस्ट्रिया उसको दबाना चाहता था और रूस इसको बढ़ावा दे रहा था, तो दोनों में तनाव बढ़ा और हुआ क्या? बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव हो गया था। तो आज का वीडियो बताएगा कि हमें और कितनी मेहनत करनी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। अगर आपने आज का वीडियो लाइक किया, अच्छा कुछ लोग होते हैं तो वीडियो देखने से पहले ही उसको डिसलाइक कर देते हैं। अरे यार देख लो, अगर अच्छा न लगे तब तो डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले ही कर दे रहे हो, ठीक है, चखा नहीं कड़वा पहले बता दिया। तो आज का बच्चों आप बहुत परेशान थे, इसलिए मैं सामाजिक विज्ञान लेके आया। कोई विशेष रुचि मेरी इसमें नहीं थी, परंतु आपकी परेशानी देखते हुए बच्चों ने बड़ा कमेंट किया कि आप सर सामाजिक पढ़ाइए, कोई नहीं पढ़ा रहा है, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। और मैं वही चीज़ लेकर के आया हूँ जो डायरेक्ट आपकी परीक्षा पर अटैक करती है। ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा पर अटैक करते हैं, इसलिए मैं इन सारे प्रश्नों को हल कराऊंगा। मैं कुछ पाठ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको किताब नहीं पढ़ाऊंगा। आपके पास पुस्तक है, पाठ आपको कक्षा में पढ़ाए जाते हैं, स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपको सीधे अटैक करना है एग्जाम पे। तो एग्जाम में अटैक प्रश्नों के माध्यम से होगा, इसलिए प्रश्न मजबूत कीजिए, ठीक है, शॉर्टकट अपनाइए और जल्दी अच्छे नंबर पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। रोज हम आपके लिए वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। समय बदल सकता है, वो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल ये शेड्यूल आपको 2-3 दिन में बिल्कुल पक्के से बता दिया जाएगा कि कब कौन सा वीडियो आपको मिलेगा। फिलहाल आज ये वीडियो आप देख लीजिए।